Slide is visible? Yes. Okay. So आज हम बात करेंगे WDS. So WDS क्या है? So WDS stands for Windows Deployment Services. यानी ये क्या करता है? ठीक है. So let's take a scenario. We have 4 buildings. इसमें 2000 मशीन है हमारे पास, 4000 मशीन है, 3000 मशीन है, यहाँ पे 6000 मशीन है. ठीक है. सो ये 2000 मशीन मैनेज कर रहा है भाविक. वेंडर ने अभी आके नया 2000 मशीन डिप्लॉय किया है. ये साइट जगदीश के अंडर है, ये कुंदन के अंडर है 3000 मशीन वाला साइट. ये भगीरथ और जशपाल जी के अंडर है 6000 मशीन वाला साइट. अभी वेंडर आया और एक बिल्डिंग पे मशीन लगा के चला गया. एचपी से में कोई आया, एचपी में से कोई आया, एचपी के मशीन लगा के चला गया. अभी फ्राइडे को वेंडर ने बोला मैं तो सैटरडे को आऊंगा, सैटरडे उसने लगा दिया, मंडे से तो यूजर आएंगे. अभी सारे मशीन पे हमको ओएस चढ़ा देना है. ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे भाविक, जगदीश, कुंदन और भगीरथ को कि बैठो और ओएस चढ़ाओ सब पे. ऐसे ही करेंगे ना? करेक्ट ना? यस. हाँ के ना? हाँ. जगदीश हाँ भी बोल रहे हैं, ना भी बोल रहे हैं. मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि अरे तो चलो, हाँ कुंदन के हिसाब से चलते हैं. कुंदन एक एक मशीन पे ओएस चढ़ाना चालू कर देता है. ठीक है. चलो मल्टी नहीं टैलेंटेड है. टेक्नोलॉजी अगर WDS नहीं यूज करते तब की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं. अभी तो यहाँ पे WDS टेक्नोलॉजी है, तो मैं क्यों मैन्युअली एक सिस्टम पे करने जाऊँ. ठीक है. चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं. कुंदन बहुत मल्टी टैलेंटेड है और एनर्जेटिक है. सैटरडे को बैठ के और संडे को बैठ के मंडे मॉर्निंग तक सारे 3000 मशीन्स को ओएस चढ़ा देता है. ठीक है. चलो ओएस चढ़ गए, अच्छी बात है. अभी उसको सारे मशीन्स को डोमेन ज्वाइन करवाना है. अभी सारे मशीन्स पे उसको एप्लीकेशंस डालने हैं. ठीक है. तो बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ सकती है. तो इससे अच्छा व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अ सर्वर, इंस्टॉल WDS सर्विसेज एंड कॉन्फ़िगर इट, और उसके थ्रू हम ओएस पुश करवाना स्टार्ट करवा सकते हैं. सो वी डोंट नीड टू गो टू ईच एंड एवरी मशीन मैन्युअली एंड इंस्टॉल द ओएस. नाउ ये फीचर डिफॉल्ट अवेलेबल है विंडोज सर्वर के अंदर, बट इट हैज लिमिटेशंस. ये हमारे SCCM की तरह काम नहीं करता है. सो इट हैज लिमिटेशंस. अच्छा ठीक है. ओके लिमिटेशंस है के जो भी है, लेकिन ये काम कैसे करता है? सो काम कैसे करता है इसको समझेंगे हम थोड़ा डिटेल में. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक क्लाइंट मशीन है जिसको ओएस नहीं है, उसको ओएस चाहिए. तो क्या होगा, इस पे तो ओएस नहीं है, ये जाएगा DHCP सर्वर के पास और DHCP से IP एड्रेस लेके आ जाएगा. ऐसा ही होगा ना? यस और नो? यस और नो? आवाज पता नहीं लोगों की आ ही नहीं रही है. यस. राइट. सो ये ओएस के बिना IP एड्रेस लेके आएगा DHCP सर्वर के पास से, बिना ओएस. यस और नो? नहीं, अगर मेरे को ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन विंडोज़ में तो मीन्स कि लेकिन हम अगर क्या बोलते हैं उसको, बिना ओएस नहीं लेके आएगा शायद. उसमें कुछ होगा ही नहीं, कैसे चलेगा. तो करेगा ना वो. अच्छा ठीक है. समझो ओएस हो तो लेके आएगा. करेक्ट. ओएस है तो लेके आएगा, लेकिन अभी तो ओएस ही नहीं है, तो DHCP के साथ जाके बात कैसे करेगा? सो फ्रॉम लास्ट 10 years, whatever 10 or 12 or 15 years, whatever NIC cards are coming, right? Or the NIC cards nowadays what we have. ठीक है. इस मशीन पे एक इथरनेट कार्ड होगा या लैंड कार्ड जिसे बोलते हैं हम. नहीं होगा? होगा होगा. राइट.
उसी पे ही तो आईपी एड्रेस असाइन होगा ना डीएचसीपी से, राइट। अगर लैन कार्ड है तो ये जो अभी नए जमाने के लैन कार्ड आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, नए जमाने के जो लैन कार्ड हमारे पास आ रहे हैं, उस लैन कार्ड्स को जस्ट अ सेकंड, सो ये जो हमारे पास लैन कार्ड्स आ रहे हैं, इसको एडमिट तो कर दिया, ठीक है, ये जो हमारे पास नए जमाने के एनआईसी कार्ड्स आ रहे हैं, ये पीएक्सी बूटेबल एनआईसी कार्ड्स है, पीएक्सी बूटेबल एनआईसी कार्ड्स, यानी प्री एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूट ओएस एग्जीक्यूट होने से पहले ही इसको आईपी एड्रेस मिल सकता है, इट इज अ प्री एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ प्री एग्जीक्यूटेबल एनआईसी कार्ड्स, मशीन पे ओएस नहीं भी होगा तो ये जाके डीएचसीपी से बात कर लेगा लोरा प्रोसेस के थ्रू, और डीएचसीपी सर्वर तो इसे आईपी दे ही देगा, भाई मांग रहा है तो मैं दे दूंगा, ठीक है। सो ओके, आईपी एड्रेस मिल गया मशीन को, तो आईपी एड्रेस में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आईपी आएगा मशीन का, ठीक है, सबनेट मास्क आएगा, डिफॉल्ट गेटवे आएगा और डीएनएस आएगा, ठीक है, प्रेफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट डीएनएस। अभी प्रेफर्ड डीएनएस का इंफॉर्मेशन तुमको कंपलसरी चाहिए, क्यों? क्योंकि डीएनएस ही तो इसका हेल्प करेगा ढूंढने में, क्या ढूंढेगा भाई, डोमेन कंट्रोलर कहाँ पे है मुझे बताओ, डोमेन कंट्रोलर से मुझे बात करनी है, सर्विस चाहिए मुझे, ठीक है, तो ये डोमेन कंट्रोलर के पास जाएगा, बोलेगा क्या सर्विस चाहिए, तो बोलेगा मेरे को डब्ल्यूडीएस का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये डब्ल्यूडीएस का इंफॉर्मेशन देगा, फिर ये डब्ल्यूडीएस के पास जाएगा और डब्ल्यूडीएस ओएस देना स्टार्ट कर देगा, इसको ओएस डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज हाउ दी डब्ल्यूडीएस वर्क्स। अभी हमारे एनवायरनमेंट में एक ही सर्वर पे डीएचसीपी भी है, डीएनएस भी है, एक्टिव डायरेक्टरी भी है, और हम डब्ल्यूडीएस को भी इसी पे ही डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सर्वर्स की कमी है, हमारा एनवायरनमेंट लिमिटेड है। लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में क्या होगा, एक्चुअल एनवायरनमेंट में ये हमारे चारों सर्वर रोल्स डिफरेंट रहेंगे, चारों रोल्स डिफरेंट रहेंगे, भले हमने यहाँ पे एक ही सर्वर पे हम सारा कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, बट दिस इज हाउ दी प्रोसेस वर्क्स। सो अगर हम रिक्वायरमेंट समझे डब्ल्यूडीएस की, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी, ये एनटीएफएस हमें आके परेशान कर रहा है, नहीं, we need NTFS partition to store the Windows images. We need Active Directory domain services. We need DNS server. We need DHCP server, right? So we need all these services. Now, if we talk about WDS, so we can group images by the permission or by the organization or by the image type. हम images को group भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम कस्टमाइज कर सकते हैं बूट इमेज को या ओएस इमेज को, राइट। सो दैट इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस ट्रेनिंग, सो कस्टमाइजेशन हम नहीं देखने वाले हैं, हम सिर्फ देखने वाले हैं डब्ल्यूडीएस कैसे ओएस डिप्लॉय करता है, एंड इट विल सपोर्ट ऑल करंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स of Microsoft Windows. It will support all current operating systems of Microsoft Windows, as well as it uses both kind of communication types. It will use unicast also and multicast. So multicast by default configured नहीं होता है, unicast ही configured होता है। अगर हमारा बड़ा environment है जहाँ पे नेटवर्क पे लोड रहता है, सो उस एनवायरनमेंट में मल्टीकास्ट रिकमेंडेड है, लेकिन मल्टीकास्ट में ऑप्शन क्या होता है, मल्टीकास्ट एनेबल करने से क्या होगा, हमारा ओएस डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है इंडिविजुअल मशीन पे, क्यों? क्योंकि यूनिकास्ट में क्या होगा, वन ऑन वन कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, सो इसको डेटा भेज दिया, फिर इसको डेटा भेज रहा है, फिर इसको डेटा भेज रहा है, तो इसने जितना डेटा रिसीव कर लिया उतने से ओएस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। मल्टीकास्ट में क्या होगा, मल्टीकास्ट में ये एक ही पूल में से आएगा, साथ में आएगा डेटा, एक ही बार डेटा आएगा डब्ल्यूडीएस सर्वर से, एक ही बार डेटा आ रहा है और तीनों मशीन पे साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो दिस इज हाउ दी मल्टीकास्ट वर्क्स, ठीक है। सो मल्टीकास्ट में क्योंकि यहाँ पे डेटा एक ही टाइम आ रहा है, तो एक ही टाइम तीनों मशीन पे जा रहा है पैरेलली,
तो जो यहाँ पे बैंडविड्थ मुझे मिलना चाहिए था वो बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है मेरा। तो बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसको जो डेटा मिलना चाहिए 1 एमबीपीएस के जगह पे वो हो सकता है 200 केबीपीएस 300 केबीपीएस मिले। ठीक है, आइडियली इट इज सफिशिएंट, बट कभी कभी हमको लग सकता है कि स्लो हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव .wim फाइल्स और विंडोज इमेजिंग फाइल्स बोलते हैं हम इसे। सो कोई भी इमेज इंस्टॉल करने के लिए हमको विम फाइल लगता है, उसी से ही हमारा ओएस डिप्लॉय हो सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि अभी हम जो करंट ओएस जैसे हमने वर्चुअल मशीन पे ओएस डिप्लॉय किया तो उसमें वीएम फाइल नहीं लगेगा, वो वीएम फाइल में से ही इंस्टॉल होता है। ये वीएम फाइल हमको सीडी के अंदर मिलता है। इफ यू रिमेंबर, जब हम FSRM देख रहे थे, so we copied the boot.vim file and we pasted in the folder. वो boot.vim file था, Windows imaging file था। So it uses a file-based images. It is not a block-based image. It is a file-based image. So it is easy to add and remove files in the image file. And it is hardware independent. Hardware independent मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा 64 बिट का मशीन है तो विंडोज 7 के लिए अलग बूट इमेज लगेगा, XP के लिए अलग बूट इमेज लगेगा, विंडोज सर्वर के लिए अलग बूट इमेज लगेगा। मेरा सेम ही बूट इमेज सारी मशीन्स के लिए चलेगा। सिंगल बूट इमेज फॉर ऑल मशीन्स। इंस्टॉल इमेज मेरा डिफरेंट रहेगा क्योंकि इंस्टॉल इमेज इज द एक्चुअल इमेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? सो हम अभी we will come to that in a moment. We'll understand the image files or the types of images. Then we have single instance efficiency. एक ही सर्वर से हमारा और एक ही फाइल से हमारा मल्टीपल मशीन्स डिप्लॉय हो सकता है। इसके अलावा हमको इमेज मॉडिफाई करने के लिए पहले टूल आता था ImageX, which is now deprecated. The tool is deprecated. अगर आपको फिर भी ये टूल यूज करना है तो इसका अपडेटेड वर्जन है which you can install through Windows ADK. आप Windows ADK इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हैं। Now talking about clients, so we have two types of clients, known clients and unknown clients. So known clients क्या होता है? Known client is a client computer whose computer account has been pre-created or pre-staged in the Active Directory. So ये कैसे कर सकते हैं? भाई मुझे जिस मशीन पे OS डिप्लॉय करना है उस मशीन का मुझे GUID चाहिए। ये GUID मैं लेके जाऊंगा एक्टिव डायरेक्टरी में और बोलूंगा ये कंप्यूटर मैं नेटवर्क में ला रहा हूँ, डोमेन में ला रहा हूँ, इस पे इसको नॉन क्लाइंट्स में डाल दो। अननोन क्लाइंट क्या होता है? जिसका हमने GUID एक्टिव डायरेक्टरी में प्लेस नहीं किया है। एज सिंपल एज दैट। इतना ही डिफरेंस है। तो हम दोनों मीडियम यूज कर सकते हैं। जनरली इफ यू हैव अ बिगर एनवायरनमेंट, अगर आपके पास बिगर एनवायरनमेंट है जहाँ पे 100 मशीन 200 मशीन 500 मशीन डेली आप डिप्लॉय कर रहे हो तो वहाँ पे अननोन क्लाइंट्स वाले ही ऑप्शन बेटर है क्योंकि आप हर एक मशीन से GUID पुल नहीं करने चाहोगे बायोस में से या कमांड रन के वॉट एवर, राइट? यहाँ तो आपको OEM से लेना पड़ेगा। Now talking about images, so we have 4 types of images. First is the boot image. So it is a Vim file, Windows imaging file, which you can use to boot a computer. So it is used to boot a computer. ये कंप्यूटर को बूट करेगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है, ये इंस्टॉल नहीं करेगा। To begin the deployment, डिप्लॉयमेंट यानी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए भी एक फाइल चाहिए जो बताएगा, ठीक है। So if you remember when we were installing the OS, so पहले हमारा ऑप्शन आता था बूट फ्रॉम CD और DVD। जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो बूटिंग स्टार्ट होगा। बूटिंग स्टार्ट होगा तो यानी इंस्टॉलेशन मेरा स्टार्ट नहीं होगा। इंस्टॉलेशन कब स्टार्ट होगा? जब मैं पार्टीशन बना लूंगा और OS फाइल सिलेक्ट कर लूंगा। OS फाइल सिलेक्ट करने के बाद ही मेरा इंस्टॉलेशन सिलेक्ट होगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। सो दैट इज द बूट इमेज। तो अभी इंस्टॉल करने के लिए मेरे को इंस्टॉल इमेज भी चाहिए, right? So it is a image file of your Windows Vista or Windows 7 or your Windows 10 or Windows 11 or any server operating system. So this is your actual installation file, right? So this is the OS itself that you want to deploy onto the computer. Okay, ये boot image हमको और install image समझ में आ गया। Now
Apart from that, we have two more images. So those images are known as capture image and discover image. Capture image and discover image. The capture image और discover image क्या करता है? तो पहले हम discover image को समझते हैं. So let's say I am having a machine which is a client who needs an operating system, जिसको operating system चाहिए. और एक मेरे पास machine है जो मेरा WDS सर्वर है. ठीक है, WDS सर्वर बोलता है भाई तू आ जा, मैं तेको ऑपरेटिंग सिस्टम दे देता हूँ. लेकिन क्लाइंट बोलता है यार मेरे पास तो PXE boot NIC कार्ड ही नहीं है. राइट, सो दिस machine doesn't have a PXE enabled bootable card. So अगर PXE boot नहीं है इसके पास तो ये DHCP से बात नहीं कर सकता. DHCP से बात नहीं कर सकता तो डोमेन कंट्रोल DNS सर्वर का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, DNS का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो डोमेन कंट्रोलर का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. डोमेन कंट्रोलर का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो WDS का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से ढूंढेगा वो WDS को. राइट, सो नाउ व्हाट वी विल डू, सो वी विल क्रिएट अ डिस्कवर इमेज. यहाँ पे WDS पे हम डिस्कवर इमेज बनाएंगे. वो डिस्कवर इमेज हम CD या पेन ड्राइव से इधर भेज देंगे और उसको बूट करवाएंगे CD या पेन ड्राइव में से. सो यहाँ से मशीन बूट हो जाएगा उस डिस्कवर इमेज से. उसके बाद वो WDS से काम चालू कर देगा. राइट, सो इट इज अ बूट इमेज दैट यू कैन यूज टू डिप्लॉय. ये एक तरह का बूट इमेज ही है which you can use to deploy and install image on a computer which is not PXE enabled. Which is not PXE enabled. तो capture image क्या है? Sorry. तो capture image क्या है? तो capture image में क्या होता है? For example, I am taking one machine. इसमें मैंने OS डाल दिया, जो सारे सॉफ्टवेयर चाहिए थे वो डाल दिए, एंटीवायरस से एंटीवायरस डाल दिया, यानी ये मेरा एक मास्टर मशीन रेडी हो गया. मास्टर मशीन रेडी हो गया, which we convey that this is a reference computer. इसे हम बोलते हैं रेफरेंस कंप्यूटर. क्यों रेफरेंस कंप्यूटर बोलते हैं? यानी मुझे इसके जैसे ही सारे मशीन्स बनाने हैं, इसके जैसा ही OS चाहिए, इस पे जो सॉफ्टवेयर डले हैं ये सारे मुझे सारे मशीन्स पे चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इसका एक दो कमांड्स रन करना होता है और इसे रीस्टार्ट करना होता है. उसके बाद ये इमेज बनाना चालू कर देगा और वो जो इमेज बनाएगा वो इमेज हम जाके WDS में डाल देंगे और उस इमेज के थ्रू हम सारे मशीन्स पे OS डिप्लॉय करेंगे. सो दिस इमेज इज नोन एज द कैप्चर इमेज. सो इट इज अ स्पेशल बूट इमेज that you use to boot a master computer and upload an image to a WDS server. So that is the capture image. Clear है? Yes or no? Yes, yes, yes. So अभी हम चल के प्रैक्टिकल देखते हैं WDS का. So let's go and deploy the WDS. हम चलेंगे हमारे विंडोज सर्वर पे, लंदन DC पे ही मैं डिप्लॉय करने वाला हूँ. सो लेट मी पावर ऑन दी स्पेन ADC. संतोष सर, एज ऑफ नाउ अभी के टाइम पे जो लैपटॉप्स आते हैं वो इंटीग्रेटेड लैन कार्ड के थ्रू आते हैं. ओके, मदरबोर्ड पे ही. तो जैसे सपोज उस सिस्टम में मैं वो WDS को रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? अरे वो सिस्टम तो कुछ भी नहीं इंटीग्रेटेड है. लैन कार्ड तो है ना, लैन कार्ड पे तो इंटीग्रेटेड हो. 100 सिस्टम को लैन कार्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे 100 सिस्टम को लैन कार्ड से वन कनेक्ट टाइम करना में. पड़ेगा, मतलब समझा नहीं मैं. ये सर WDS को रिस्पांस देने के लिए कि हाँ भाई मेरा 100 सिस्टम में इन सबको इंस्टॉल करना है OS. ठीक है, अरे तो केबल से स्विच पे कनेक्टेड होंगे ना, स्विच पे तो कनेक्टेड ही होंगे ना नेटवर्क पे. फिजिकल कनेक्टिविटी तो चाहिए ना, फिजिकल कनेक्टिविटी तो होगी होंगी. गेटिंग द पॉइंट और नहीं समझ में आ रहा है? कुंदन कैन यू ठीक है. रिस्पॉन्ड? लास्ट सेशन के लास्ट में से पूछता हूँ मैं.
नहीं फिर अभी देखो दूसरों को भी फिर समझ में आना चाहिए ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी पूछ रहा हूँ ना जो भी है। नहीं, जैसा सर लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी, उसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सिर्फ लैन कनेक्शन कर लैपटॉप, दिया और नेट। हाँ तो लैन ही, अरे जो इंटीग्रेटेड भी आता है वो क्या है, वो है तो लैन कार्ड ही ना, इथरनेट कार्ड ही है ना। हम्म, तो इथरनेट कार्ड के चिप पे आता है पीएक्सी। तो जैसे हमारा मैक एड्रेस बर्न्ट होता है, या बायोस, बायोस कैसे होता है नॉर्थ ब्रिज पे अंदर फर्मवेयर डला हुआ होता है, तो इसी तरह हाँ वो हमारे बात सही एनआईसी है। कार्ड पे। हाँ हाँ ये सही है, सही है। राइट, सो इथरनेट कार्ड पे हमारा पीएक्सी का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एनेबल्ड है। पीएक्सी एक ऑप्शन है जो ऑलरेडी एनेबल्ड है एनआईसी कार्ड पे। अभी वो एनआईसी कार्ड एक्सटर्नल है, पीसीआई स्लॉट पे है, या इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड पे, उससे तो कोई लेना नहीं है, वो तो उसका मेक है, उसका फॉर्म फैक्टर है। गेटिंग द पॉइंट? ओके ओके। ठीक है, सो हम चल के अभी WDS इंस्टॉल करते हैं लंदन डीसी पे। मैंने सेफ साइड रीस्टार्ट करवा दिया है, उसको खुद रीस्टार्ट हो उससे पहले। अभी पहले हम चलेंगे DHCP पे। अभी मेरा इसी मशीन पे DHCP है, ठीक है, इसी मशीन पे मेरा DHCP कॉन्फ़िगर्ड है। विल गो हियर एंड DHCP हमको कंपलसरी चाहिए, ठीक है। सो अभी मेरा इस स्कोप को मैं लंदन स्कोप को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको हमको नहीं चाहिए, अननेसेसरी इश्यूज नहीं चाहिए हमको, राइट। सो वी हैव द स्कोप, वी हैव एड्रेस लीजेस, हमारे पास स्कोप ऑप्शंस भी है। ये स्क्रीन याद रखना ध्यान से, राइट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आके लैंड होगा पीएक्सी बूट का। तो वी विल क्लोज दिस। अभी चलेंगे हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स। नेक्स्ट, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट, we will select London DC. Next, or we will install Windows deployment service. So we'll check it. We'll say add required features. We'll move next, next, next. Now it is going to deploy two sub roles. One is deployment server, one is transport server. So deployment server क्या करता है? Deployment configuration देखता है और configuration करता है। Transport server क्या करेगा? Transport server data को transit करेगा। So both roles are compulsory. We will move next and we'll click install. संतोष सर, आपने एक और चीज बोला, विदाउट पीएक्सी के भी हम लोग बूटेबल मतलब विंडोज लगा सकते हैं, राइट? हाँ मतलब हम क्या कर सकते हैं, हाँ, डिस्कवर इमेज बना सकते हैं हमारे WDS सर्वर पे, और वो जा उस डीवीडी से जाके बूट करवाना है हमको। तो मतलब वो सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ऐसा होगा ऑफलाइन? नहीं, बूट सिर्फ बूट होगा सीडी में से, इंस्टॉल सर्वर से ही होगा। देखो नहीं, बट दो वो लेयर का प्रोसेस है, दो लेयर का, एक है बूटिंग, एक है इंस्टॉलेशन। ओके। बूटिंग हमारा जो, हाँ यस भाविक, नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो। हाँ। सो दो लेयर का प्रोसेस है, एक है बूटिंग, एक है ओएस इंस्टॉलेशन। सो बूटिंग हमारा जो होता है, वो बूटिंग होने के लिए हमको आईपी एड्रेस चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको WDS सर्वर के पास पहुंचना है विद द हेल्प ऑफ DNS एंड डोमेन कंट्रोलर, विद द हेल्प ऑफ DNS एंड डोमेन कंट्रोलर। अभी बूटिंग हो गया, उसके बाद हमारा इंस्टॉलेशन चालू होगा। अभी नॉन पीएक्सी मशीन पे क्या होगा, बूटिंग ही नहीं हो सकता। बूटिंग नहीं हो सकता तो वो ढूंढेगा कैसे WDS सर्वर को? बूटिंग नहीं हो पाएगा तो सेकंड लेयर का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। तो हमको बूटिंग करवाने के लिए वी टेक द डिस्कवर इमेज and boot from the discover image, then the installation will begin from the WDS server itself.
बट Clear? WDS को वो कम्युनिकेट कैसे करेगा, जैसे वो लैन कार्ड से करता है, ठीक अरे है? तो अगर हम लोग डिस्कवर, हाँ तो फिजिकल कनेक्टिविटी तो चाहिए ही ना हमको। डोंट नहीं सी। हाँ नहीं, जस्ट मिनट, जैसे दो ऑप्शन आपने बोला, एक तो विथ लैन कार्ड और एक विदाउट लैन कार्ड, ठीक है? नहीं, लैन कार्ड विदाउट का, लैंड कार्ड नहीं बोला है, विद ओके नॉन पीएक्सी लैंड कार्ड, जिसपे पीएक्सी का ऑप्शन नहीं है। जो पुराने एनआईसी कार्ड्स आते थे या पुराने इथरनेट कार्ड्स आते थे, उस पे पीएक्सी का ऑप्शन नहीं आता था। ओके, नहीं मैं लैंड कार्ड समझा तो कि चाहिए। विथ लैन कार्ड और विदाउट लैन कार्ड, ठीक है नहीं, लैंड नहीं कार्ड देन आई नोट इट, ओके नॉन पीएक्सी, मैं वर्ड यूज किया, नॉन पीएक्सी ओके लैंड कार्ड, जिसमें पीएक्सी का ऑप्शन नहीं है। यस जगदीश। जगदीश हाँ तो मेरे को यही पूछना था कि अभी जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं लैपटॉप के, ठीक है, उसमें तो ये लेन लेन का ऑप्शन ही नहीं है। तो लैन कार्ड भी उसमें, नहीं आता है। तो उसमें वो केस में मीन्स कि ये कैसे वर्क नहीं करेगा ना, तो फिर ये क्या होगा? लैंड कार्ड भी नहीं आता है मतलब? मीन्स कि वाईफाई का ही ऑप्शन रहता है उसमें। लैन का पोर्ट नहीं जगदीश आता है। भाई, कनेक्टर यूएसबी टू नहीं 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 RJ45 वही नहीं वर्क हुआ ना? जस्ट जस्ट इसका आंसर मैं देता हूँ। इसमें दो ऑप्शन है। एक तो जो कुंदन ने बोला, वी नीड टू यूज अ कनेक्टर USB टू RJ45, और उसके अलावा अभी के जो मशीन्स आते हैं, सी दिस इज अ वेरी ओल्डर टेक्नोलॉजी। आजकल हम WDS यूज भी नहीं करते, हम लोग SCCM यूज करते हैं, और SCCM के साथ साथ इंट्यून यूज करते हैं। तो इंट्यून को तो कुछ चाहिए ही नहीं, राइट? इंट्यून को तो क्या चाहिए? इंट्यून को चाहिए भाई वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दो, जैसे ही आप मशीन ऑन करोगे वो बोलेगा वाईफाई के साथ कनेक्ट करो, करेक्ट? आज के जो नए OS आ रहे हैं, विंडोज 10 ले लो, विंडोज 11 ले लो, जैसे ही थर्ड स्क्रीन पे जाएगा वो बोलेगा वाईफाई चाहिए मुझे, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। तो आज के मशीन्स पे हम इंट्यून के ही थ्रू कंट्रोल करते हैं, या MDM के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं, विच रिक्वायर्स अ कंपल्सरी इंटरनेट कनेक्शन। जैसे आप मोबाइल फोन और टैबलेट कॉन्फ़िगर करते हो ना, मोबाइल फोन स्टार्ट करते ही कैसे पहले वाईफाई मांगता है, टैबलेट भी सेम। यस सर। ठीक है, ये हम इसलिए समझ रहे हैं, देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से 30% चीजें हम यूज नहीं करते हैं आज, बट हमको पता होना चाहिए। अगर समझो फॉर एग्जांपल कोई भी एनवायरनमेंट में हमको ये सर्वर मिल गया जो पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, तो कैसे मैनेज करोगे? या उसके बारे में अगर हमको नॉलेज ही नहीं होगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है, बाकी WDS आज कॉर्पोरेट्स में WDS पढ़ाते भी नहीं है, वो सीधा SCCM ही पढ़ाते हैं। विंडोज का एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ा है, DHCP DNS पढ़ा है, फेल ओवर क्लस्टरिंग पढ़ा है, हो गया, उसको जंप कराओ SCCM पे। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी कोई नहीं पढ़ाता है, IIS कोई नहीं पढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद WSUS कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि हम यूज ही नहीं करते हैं। आजकल जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, सिस्टम मैनेजमेंट का टूल होगा, या तो SCCM होगा, बिग फिक्स होगा, क्या था, अल्टासिन, ऐसा कुछ है। मतलब ये जो प्रोमिनेंट 4 से 5 सिस्टम मैनेजमेंट के टूल्स है, या तो इंट्यून होगा, यही टूल्स एनवायरनमेंट में मिलेंगे आपको, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। WDS WSUS ये नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जैसे आज आज के डेट में कोई डॉस पढ़ाएगा क्या आपको? कोई नहीं पढ़ाएगा, डॉस यूज ही नहीं करते हम। ठीक है, भले हम कमांड्स रन करते हैं, हम यूज करते हैं, लेकिन ऐसे कोई बोलेगा नहीं हम, मेरे को डॉस आता है। किसी से पूछो, बोलेगा नहीं मेरे को तो डॉस नहीं आता है। लेकिन उससे पूछो भाई तू CMD रन करता है, IP कॉन्फ़िग कमांड रन करता है, तो वो किस पे रन होते हैं? वो डॉस पे रन होते हैं, प्रॉम्प्ट पे रन होते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो कमांड प्रॉम्प्ट के लेयर में कौन काम कर रहा है? MS DOS काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट DOS काम कर रहा है। ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है उसका बॉटम लेयर तो MS DOS ही है। ठीक है, लेकिन आज कोई पढ़ाता नहीं है। इसी तरह WDS WSUS हम यूज नहीं करते हैं, बट कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ और इंस्टॉलेशन, यस, और किसी को है कोई क्वेश्चंस? एक लास्ट वाला कुछ टूल बोला आपने, क्या बोला? इंट्यून इंट्यून स्पेलिंग बताओगे वो एक बार? अज्योर का टूल है। अच्छा, अज्योर का है, एक बार स्पेलिंग बताओगे? इंट्यून INTUNE, इंट्यून, इंट्यून, ओके, राइट? सो फॉर एग्जांपल, थैंक यू।
जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, ठीक है, ये टूल है जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं सिस्टम्स को, डिवाइसेस को। इसके थ्रू हम मोबाइल डिवाइसेस भी मैनेज कर सकते हैं, ओएस भी डिप्लॉय कर सकते हैं इंट्यून के थ्रू। मतलब ये बाय करना पड़ता है, मतलब इट्स हाँ, इसका लाइसेंस आता है, ओके। लेकिन इसके लिए प्री रिक्विजिट है, आपको E3 लाइसेंस चाहिए ऑफिस 365 का। E3 ही चाहिए कि इससे अपग्रेडेड वाला चलेगा? नहीं, E3 या E5। ओके। बिजनेस प्रीमियम के साथ चल सकता है, लेकिन बिजनेस बेसिक और बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं तो अगर बिजनेस बेसिक या बिजनेस स्टैंडर्ड है तो उसके लिए फिर से आपको एड ऑन सर्विसेज लेनी पड़ेगी। इससे अच्छा बेटर है आप E3 लो, तो ज्यादा बेटर पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। E3 के साथ ये एड ऑन लेना पड़ता है। E3 या E5 लाइसेंस कंपलसरी है इसके लिए। ओके। या तो बिजनेस लाइसेंसेस में बिजनेस प्रीमियम होना चाहिए, वो हम ये सारे लाइसेंसिंग हम ऑफिस 365 में पढ़ेंगे। है लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड है। नहीं, बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए लेने की मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए ले सकते हैं, तो अगर उसका कोई कंपोनेंट और भी लगता होगा तो उसका एड ऑन लेना पड़ेगा कॉस्ट फिर। ओके। बाकी फॉर एग्जांपल अगर हम इंट्यून लाइसेंसिंग प्री रिक्विजिट देखें, ठीक है, सो यू कैन सी ये बोलता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून प्लान 1 है, सो E3 यहाँ पे दिखा रहा है और E5 ही दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे बिजनेस प्रीमियम दिखा रहा है, बिजनेस स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, बिजनेस का एक ही एडिशन है, बिजनेस प्रीमियम। और अगर प्लान 2 में जाते हैं तो प्लान 2 इज एन एड ऑन, ये प्लान 1 के लिए ही एड ऑन है। सी एन एड ऑन माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून प्लान 1, सो प्लान 1 होना चाहिए तभी आप प्लान 2 बाय कर सकते हो। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं, ठीक है। सो E3 E5 E3 या आपने EMS लिया हो, मतलब अगर आपने बिजनेस स्टैंडर्ड लिया है तो बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ आप EMS ले सकते हो, EMS E5 या EMS E3 ले सकते हो, उसके साथ आपको इंट्यून बाय करना पड़ेगा, इंट्यून का एक कंपोनेंट बाय करना पड़ेगा साथ में। सो आप बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ ये दोनों एड ऑन ले सकते हो। सो अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड लोगे फिर ये एड ऑन बाय करोगे फिर इंट्यून बाय करोगे, तो इससे अच्छा तो भाई सीधा E3 ले लो और E3 के साथ इंट्यून ले लो, सेम खर्चा हो जाएगा, मैनेजेबिलिटी कम हो जाएगी। Okay, so now our installation is succeeded. We'll click close और हम चलेंगे tools, WDS पे, Windows Deployment Services। ये हमारा WDS सर्वर का कंसोल है। अगर हम सर्वर्स पे जाएं तो एक्सपांड करेंगे उसको, येलो मार्क दिख रहा है हमको, क्यों? क्योंकि हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन किया ही नहीं है। अगर हम इधर कर्सर रखते हैं तो बोल रहा है इट्स नॉट कॉन्फ़िगर्ड, सो वी विल राइट क्लिक एंड वील से कॉन्फ़िगर सर्वर। सो हमको 4 चीज़ें बोल रहा है भाई, एनटीएफएस पार्टीशन चाहिए, डीएनएस सर्वर चाहिए, डीएचसीपी चाहिए और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज चाहिए। तो ये भी है हमारे पास, ये भी है, ये भी है, ये तीनों इसी मशीन पे डिप्लॉयड है और प्रिसाइजली हमारे पास एनटीएफएस पार्टीशन तो है ही। अभी उससे पहले हमको एक ड्राइव चाहिए जिसमें अच्छा खासा स्पेस हो। तो यहाँ पे मेरे पास 18 GB का फ्री स्पेस है, तो हम एफ ड्राइव को यूज करेंगे हमारे लिए। विल मूव नेक्स्ट। सो पूछ रहा है आपको स्टैंड अलोन सर्वर चाहिए क्या एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेटेड चाहिए। तो अगर हमारा डोमेन एनवायरनमेंट है सो वी शुड ऑलवेज सिलेक्ट इंटीग्रेटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी, द डिफॉल्ट ऑप्शन। हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो ये पाथ बनाना है। अभी उसको ये पाथ क्यों चाहिए? इस पाथ में जाके ये सारा डेटा स्टोर करेगा, तो मुझे सी ड्राइव नहीं देना है। मैं क्या दूंगा? मैं एफ ड्राइव दे दूंगा, जो मेरा 18 GB है, एफ ड्राइव दे दूंगा। So I'll give F drive. Next, अभी ये पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है। अगर ये ही मशीन जिस पे मैं WDS डाल रहा हूँ
जिस मशीन पर WDS डाल रहा हूँ वो मेरा DHCP सर्वर भी है, तो ये दोनों ऑप्शंस टिक होने चाहिए। लेकिन अगर ये मेरा DHCP सर्वर नहीं है तो ये ऑप्शंस अनचेक कर देने हैं, ये निकाल देने हैं, ठीक है। सो if DHCP is running on this server, check both of the following check boxes. ये दोनों ऑप्शंस चेक करने हैं अगर सेम मशीन पे मेरा WDS है तो। लेकिन मेरा WDS अलग मशीन पे है, DHCP अलग मशीन पे है, तो इन दोनों को अनचेक कर देना है, इन दोनों को निकाल देना है। क्यों? क्योंकि WDS है ना DHCP के पोर्ट पे ही लिसन करेगा। WDS DHCP के पोर्ट नंबर 67 एंड 68 पे ही सुनेगा। इसलिए अगर आपका DHCP सर्वर और WDS सर्वर अलग-अलग मशीन पे है तो निकाल देना है, ये दोनों सेम मशीन पे है तो ये रखना है। सो बोलेगा भाई देखो WDS को बोलेगा तुझे DHCP के पोर्ट्स पे नहीं सुनना है और DHCP ऑप्शंस में जाके प्रॉक्सी DHCP कॉन्फ़िगर कर दे। सो वी विल मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट। Now it is saying do not respond to any clients, which is not the right option. हमको respond करना है, so to only known clients or to known and unknown clients. So अगर मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो known and unknown clients दोनों को respond करेगा। हमने समझा known and unknown clients क्या है। अगर known clients है तो उसका एक्टिव डायरेक्टरी प्री स्टेज डिवाइसेस में हमको उसका एंट्री करना पड़ेगा GUID के बेस पे, तभी वो known clients को पहचानेगा, नहीं तो नहीं पहचानेगा। सो इस सिनेरियो में हमारे पास नोन क्लाइंट्स नहीं है, हम अननोन ही लेने वाले हैं। अभी इसके अलावा ये हम ऑप्शन चेक मार्क कर सकते हैं। तो अगर अननोन क्लाइंट या नॉन क्लाइंट कोई भी आएगा वो आके स्टैंड कर लेगा, इधर एक फोल्डर बनेगा अनअप्रूव्ड डिवाइसेस, तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर को मैन्युअली हर एक चीज को अप्रूव करना है तभी OS इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। सो अगेन विच इज नॉट द राइट ऑप्शन। आपको बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करना हो तो ये ऑप्शन चेक करना चाहिए, नहीं तो अनचेक ही रहने देना चाहिए। We'll move next. So now it is configuring the WDS server. Right. So the service did not respond to the start or control request in a timely fashion. Okay. So service start नहीं हुआ है, मैं start कर देता हूँ। It successfully started WDS server. अभी मेरा green आ गया है और इसके नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेंडिंग डिवाइसेस में वो आ जाएगा अप्रूव करने के लिए, अगर वो हम ऑप्शन सेलेक्ट करते तो। अभी चल के हम F-Drive में चलते हैं, जो हमने फोल्डर बनाया था, रिमोट इंस्टॉल का फोल्डर बनाए, उसमें बूट इमेजेस यहाँ स्टोर होगी, इमेजेस यहाँ स्टोर होगी, ठीक है। यहाँ पे भी फिलहाल कुछ डेटा नहीं है, ठीक है, ये डिफॉल्ट सिस्टम का डेटा है, बाकी इमेजेस का कोई डेटा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी हमको बूट इमेज भी चाहिए और इंस्टॉल इमेज भी चाहिए। तो बूट इमेज और इंस्टॉल इमेज हम लेके आएंगे, ठीक है, दुकान पे जाके लेके आएंगे ना, OS के DVD में से लेके आएंगे। तो ये मेरा विंडोज सर्वर का OS है, OS का DVD है, मैं इसको करूंगा इजेक्ट और विंडोज 10 का DVD डालूंगा। तो विंडोज 10 का DVD डालने के लिए क्या करूंगा, ये हमारा CD DVD ड्राइव है, कनेक्ट करूंगा, सेटिंग्स में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये मेरा सर्वर का OS है, इसके पास मुझे सर्वर का नहीं चाहिए, विंडोज 10 का चाहिए। सो ISO and I am having Windows Server ISO file, सॉरी Windows 10 का ये ISO फाइल है। Windows 10 का मैंने ISO फाइल सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा Windows 10 का ISO फाइल आ गया। सो अभी हम इसको ओपन करते हैं, पहले सोर्सेस में जाएंगे और यहाँ पे boot.vim सर्च करेंगे। वी हैव boot.vim और install.vim, ये मेरा install.vim है, ठीक है। install.vim 3.72 GB का है, ठीक है। और अगर boot.vim की बात करें तो वो 474 MB का है। इसको अभी हमको अपलोड करना है इधर। सो पहले हम बूट इमेज अपलोड करेंगे, राइट क्लिक, ऐड बूट इमेज। कहाँ पे पड़ा है पूछ रहा है, तो भाई बूट इमेज मेरा पड़ा है DVD ड्राइव में,
सोर्सेस में, और ये रहा मेरा बूट डॉट इमेज। 2 ही विम फाइल्स है पूरे लोकेशन पे, 2 ही विम फाइल्स है, एक है बूट डॉट विम, एक है इंस्टॉल डॉट विम। हम बूट डॉट विम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट मैं बोलूँगा ये इमेज नेम दे देता हूँ मैं बूट इमेज नेम दे दिया है मैंने, और इसको बोलता हूँ ये 64 बिट है। नेक्स्ट ये नाम रहेगा इसका। नेक्स्ट, और ये ऐड कर रहा है, इसको ऐड करने दो। The selected images were successfully added। हम फिनिश कर देंगे, यानी मेरा बूट इमेज आ गया है, बता रहा है, और प्रायोरिटी भी बता रहा है। अभी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखे तो 1766 MB है, जो मेरा 474 MB था ये एक्सपांड हो गया है। वो कंप्रेस्ड फाइल था, ये एक्सपांडेड फाइल है, यानी ये 1.7 GB का है। इंस्टॉल इमेज में जाएं, हम इंस्टॉल इमेज ऐड करेंगे। सो राइट क्लिक। सो पहले हमको यहाँ पे ग्रुप बनाना पड़ेगा। मैं ग्रुप बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ क्लाइंट ओएस, और एक दूसरा ग्रुप बना रहा हूँ सर्वर ओएस का। ठीक है, जस्ट टू शो द ग्रुप्स। अभी हम चलेंगे राइट क्लिक, इंस्टॉल इमेज ऐड करेंगे। तो एग्जिस्टिंग ग्रुप में बनाना है कि नया ग्रुप बनाना है? तो मुझे एग्जिस्टिंग ग्रुप में चाहिए। कौन सा ग्रुप चाहिए? यहाँ पे सारे ग्रुप्स दिखेंगे। मैं बोलूँगा क्लाइंट ओएस चाहिए मुझे। नेक्स्ट बोलेगा फाइल का पाथ दो, मैं इसको इंस्टॉल डॉट विम का पाथ दे रहा हूँ। नेक्स्ट, तो ये बोल रहा है आपके पास सिर्फ एक ही ओएस है, विंडोज 10 एंटरप्राइज। मैं बोलता हूँ ठीक है, इसको यही नाम जाने दे। नेक्स्ट, और ये ऐड कर रहा है, इसको ऐड करने देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, विंडोज 10 की डीवीडी निकाल देंगे वापस, और सर्वर की डीवीडी डाल देंगे, फिर सर्वर का ओएस अपलोड करेंगे। तो इमेज मेरा ऐड हो गया है, हम फिनिश क्लिक करेंगे। सो नाउ वी कैन सी वी हैव 13765 MB ऑफ फाइल, दैट इज माय विंडोज 10 एंटरप्राइज इवैल्यूएशन। हम अभी सर्वर ओएस डालेंगे। पहले चल के हम इसको बोलते हैं भाई, सॉरी, we'll go to settings, removable, और सेटिंग्स में जाएंगे, ब्राउज करेंगे, और सर्वर 2016 का ISO इमेज मैं माउंट कर रहा हूँ, एंड ओके। सो मेरा सर्वर 2016 का ISO इमेज आ गया है। अभी हम चल के इमेज ऐड करेंगे, ऐड इंस्टॉल इमेज। मैंने ग्रुप पे सीधा क्लिक किया है, इसलिए मुझे ग्रुप सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। विल क्लिक ब्राउज, install.vim। You can see this is the different file size। तो अभी यहाँ पे मुझे बोल रहा है आपके पास 4 फाइल्स है, 4 फाइल्स है। अभी अगर मैं इसको नेक्स्ट करूँगा सीधा, तो ये जो फाइल के नेम दिखा रहा है वो ही ले लेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे फाइल के नेम चेंज करने हैं, तो मैं इस बॉक्स को अनचेक कर दूंगा। ये बॉक्स चेक्ड है, क्या बोल रहा है, यूज दी डिफॉल्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन। डिफॉल्ट नेम एंड डिस्क्रिप्शन, लेकिन मुझे नेम एंड डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं करना है, नेम चेंज करना है। तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा, नेक्स्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ क्या देना है। मैं बोलता हूँ पिन सर्वर 2016 दे देना मुझे, और यहाँ पे स्टैंडर्ड 4। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही रहने देता हूँ, मैंने उसका नेम चेंज कर दिया है। नेक्स्ट, दूसरी इमेज का क्या देना है, तो मैं बोलूँगा ये स्टैंडर्ड GUI है। नेक्स्ट, तीसरी इमेज का तो मैं बोलूँगा ये डेटा सेंटर है 4, और उसके बाद डेटा सेंटर GUI। मैंने चारों इमेजेस का नेम चेंज कर दिया है। नेक्स्ट करेंगे, तो अभी चारों इमेजेस का नया नाम दिखा रहा है। वी विल मूव नेक्स्ट। अभी 4 इमेजेस अपलोड कर रहा है। ठीक है, वी वेट।
and my uploading is completed. We'll click finish. अभी यहाँ पे हमारे 4 इमेजेस आ गए हैं, 4 OS के इमेजेस आ रहे हैं, चारों के डिफरेंट साइजिंग है। तो अभी हम चलते हैं पहले DHCP सर्वर पे, पूछते हैं DHCP सर्वर पे, भाई तूने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है बता। टूल्स DHCP, एक्सपांड करेंगे, IPv4 में जाएंगे, स्कोप के ऑप्शंस में जाएंगे और स्कोप ऑप्शंस में जाएंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पोर्ट नंबर 60 पे ये PXE क्लाइंट काम करने वाला है। ये ऑप्शन अगर नहीं आया आपके DHCP सर्वर में तो आपका इंस्टॉलेशन नहीं होगा, इंस्टॉलेशन प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया। अभी हम चलते हैं लंदन DC पे, राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ पे हमको कुछ 10 टैब मिल रहे हैं। फर्स्ट तो जनरल है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है आपका लोकेशन क्या है और सर्वर का नाम क्या है। फिर PXE रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्ड करना है हमको नॉन अननोन कंप्यूटर्स पे। यहाँ पे हमको चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी का इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो भाई क्या फॉर्मेट चाहिए, क्लाइंट नेमिंग पॉलिसी, क्लाइंट को क्या नेम जाना चाहिए, तो बोल रहा है %61 यूजर नेम। सो हम यहाँ पे अगर हमको क्लाइंट का OS का इंस्टॉलेशन का मेथड कुछ डिफाइन करना है, हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी बोल रहा है क्रिएट कंप्यूटर अकाउंट्स इन दी फॉलोइंग लोकेशन, सेम डोमेन में जहाँ WDS सर्वर है उसी डोमेन में जाके लैंड करेगा। हम लोग कोई स्पेसिफिक OU भी बता सकते हैं। मैं ब्राउज करके कोई OU भी बता सकता हूँ कि मुझे कहाँ कंप्यूटर लैंड करवाना है। तो मैं बोलता हूँ मुझे स्पेन पीसीस में मशीन चाहिए, जो भी मेरा WDS के थ्रू मशीन ऐड हो वो स्पेन पीसीस में ऐड होना चाहिए। अभी फिलहाल हम चल के देखते हैं स्पेन पीसीस में कोई मशीन है कि नहीं। स्पेन पीसीस में हमारे पास क्लाइंट 01 मशीन है। ठीक है, हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। बूटिंग ऑप्शंस, सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सो 2 ऑप्शन दे रहा है हमको, नोन क्लाइंट्स और अननोन क्लाइंट्स के लिए। सो हम रिस्पेक्टिव ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा रिक्वायर द यूजर टू प्रेस F12 की, F12 प्रेस करने पे ही OS इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। F12 प्रेस करने पे ही OS इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी इसके अलावा हम डिफरेंट एनवायरमेंटली डिफरेंट बूट इमेजेस भी दे सकते हैं। कंडीशन आपने यहाँ पे सारी बूट इमेजेस ऐड की है, तो ऐसा तो हमारे पास कोई एनवायरमेंट नहीं है, सो वी विल इग्नोर इट। हम क्लाइंट टैब पे आ जाएंगे। सो अगर हमारे पास कोई अनअटेंडेड फाइल है, ठीक है, अनअटेंडेड फाइल क्या होती है, जिसमें हम कुछ पैरामीटर्स लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं और हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, यानी OS के साथ वो स्क्रिप्ट रन हो जाएगी और हमको जो जो कॉन्फ़िगरेशन करवाना है उस फाइल में वो हो जाएगा, विच इज बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास तो है नहीं, इसलिए हम एनेबल करने का भी फायदा नहीं है। उसके बाद जॉइन अ मशीन टू द डोमेन, डू नॉट जॉइन द क्लाइंट टू अ डोमेन आफ्टर एन इंस्टॉलेशन। तो अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो डोमेन जॉइनिंग का ऑप्शन ही नहीं देगा, सो हमको तो डोमेन से ज्वाइन करवाना है। हम स्क्रिप्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली मशीन को डोमेन ज्वाइन कर ले, XYZ क्रेडेंशियल्स यूज कर ले। फिर DHCP वाले ऑप्शंस ये हमने देखे थे शुरुआत में। फिर TFTP, ठीक है, TFTP का मैक्सिमम ब्लॉक साइज 0 रखा है, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। नेटवर्क तो UDP पॉलिसी पे काम करेगा और ये डायनामिक पोर्ट्स असाइन करेगा, DHCP के पोर्ट्स असाइन नहीं करेगा। अभी नेटवर्क प्रोफाइल कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम करनी है, 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps कस्टम। तो यहाँ पे ये आप यहाँ से नहीं कर सकते, इसके लिए PowerShell कमांड रन करना पड़ेगा। मल्टीकास्टिंग आपको एनेबल करना है तो सो अभी DHCP जब अगर मल्टीकास्टिंग रन करेगा तो इस रेंज में से वो IP एड्रेस असाइन करेगा, इस रेंज में से IP एड्रेस असाइन करेगा। एडवांस ऑप्शंस पे जाएंगे। सो डोमेन कंट्रोलर का वो पाथ मांग रहा है या डोमेन कंट्रोलर का इंफॉर्मेशन मांग रहा है। सो अलाउ विंडोज WDS टू डायनामिकली डिस्कवर वैलिड डोमेन सर्वर्स इज रिकमेंडेड ऑप्शन। यहाँ हमको कोई स्पेसिफिक डोमेन कंट्रोलर देना है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और ऑथोराइज दी WDS सर्वर इन DHCP वो हो गया है, हमारा PXE क्लाइंट का रिकॉर्ड क्रिएट हो गया DHCP में। सो हम इसको अप्लाई ओके कर देते हैं। तो हमने कुछ चेंज नहीं किया था, फिर अप्लाई की
ओके इसको चलने देते हैं, मैं तब तक एक नया मशीन बना देता हूँ जिसपे हमको WDS का OS इंस्टॉल करवाना है। मैं बोलूंगा आई विल इंस्टॉल दी OS लेटर। नेक्स्ट, विंडोज 10 लगेगा मेरा इस पे, विंडोज 10। नेक्स्ट, इसको मशीन को मैं नेम दे रहा हूँ यहाँ पे client 02। नेक्स्ट, 60 GB, फिनिश एंड फिनिश। સંતોષ ભાઈ हम्म આમાં મેં પેલું કીધું ને કે ડોમેન માટે બરોબર તો અમે આમાં હોસ્ટ નેમ મેનેજ કરી શકીએ કે પછી ડિફોલ્ટ હોસ્ટ નેમ હોય એનાથી ડોમેન જોઈન કરીએ? ના ના, હોસ્ટ નેમ તમે એક તો અનઅટેન્ડેડ સ્ક્રિપ્ટ ફાઇલમાં રાખી શકો, અને અથવા અહીંયા જે ક્લાયન્ટ છે ને, સોરી, હા, અહીંયા ફોર્મેટ ડિફાઇન કરી શકો નેમિંગ પોલિસીનો। તો અહીંયા તમે ડિફાઇન કરી શકો ભાઈ, અત્યારે કેવું છે 61 અને યુઝર નેમ આ ફોર્મેટ છે, તો તમે એને, અને આ નંબર છે, નંબર એટલે આગળ એને નંબર આપતો જશે, તો અહીંયા ફોર્મેટ ડિફાઇન કરી શકો છો। તો દરેક ક્લાયન્ટને અલગ નંબર મળશે, અને અથવા તમે સ્ક્રિપ્ટ ફાઇલમાં ડિફાઇન કરી શકો છો કે ભાઈ એનું જે પણ ફોર્મેટ છે LT-serial નંબર, તો સ્ક્રિપ્ટ ફાઇલ એ મશીનના સિરિયલ નંબરને પુલ કરી લેશે WMI માંથી અને અસાઇન કરી દેશે, એ અનઅટેન્ડેડ ફાઇલમાં નાખી શકો। ओके, तो अभी यहाँ पे जाएंगे हम, इसको पावर ऑन नहीं कर रहे, मैं जाके नेटवर्क दे देता हूँ उसको, सेम स्विच पे कनेक्ट कर देता हूँ पहले तो। ठीक है, मैंने सेम स्विच पे कनेक्ट कर दिया, मेरा WDS कॉन्फ़िगर्ड है। अभी हम चल के इसको ऑन करते हैं और WDS से बूट होता है नहीं होता है देखते हैं। पहुंचे हम, इसको लीगसी में लेके जाना पड़ेगा, वेट हम, इसको मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, UEFI पे ये नहीं काम करता है कितनी बार, सो हमको, मैंने इसको बायोस में से दिया है, सो ये DHCP ढूंढ रहा है। देखो DHCP को, ये GUID मेरा DHCP को ढूंढ रहा है। मैं अभी अंदर क्लिक करूंगा वर्चुअल मशीन के अंदर, और ये F12 मांगेगा तो मैं F12 दे दूंगा इसको सीधा सीधा। सो F12 प्रेस कर दिया मैंने, कॉन्टेक्टिंग सर्वर 10.100 आ गया, उसको IP एड्रेस मिला है 10.54, और देखो 10.100 से मेरा रूटिंग चालू हो गया। इस मशीन पे मैंने कोई CD DVD नहीं दिया है, ये 10.100 से OS इंस्टॉलेशन इसने स्टार्ट किया है।
ये वाला जो प्रोसेस है संतोष सर, ये हम लोग जो ऑफलाइन बूटेबल पेन ड्राइव से यूएसबी से जो फॉर्मेट करते सिस्टम, ये दोनों का सेम टाइम लेता है कि कुछ थोड़ा आगे पीछे रहता है कुछ? अरे ऐसा नहीं, मतलब देखो प्रोसेस दोनों अलग अलग है। अभी आपको ऑफिस जाना है, आप रैपिडो से जाओगे कि खुद का बाइक लेके जाओगे कि बस से जाओगे? जाना तो ऑफिस ही है, ठीक है। तो प्रोसेस अलग अलग है, हर एक का अपना महत्व है। अगर आपके पास 10 मशीन पड़े हैं, यूजर को अर्जेंसी नहीं है, तो आप अपने डेस्क पे बैठे बैठे ओएस डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन समझो आप बैठे हो फर्स्ट फ्लोर पे, मशीन पड़ा है फोर्थ फ्लोर पे, डेस्कटॉप है, तो क्या करोगे? ओके। तो यहाँ तो फोर्थ फ्लोर पे जाके फॉर्मेट करना पड़ेगा, या तो मशीन को खुद के पास लेके आना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो सिनेरियोस के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। अभी हम क्या यूज करते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने क्या पॉलिसी डिफाइन करी है। सो जो पेन ड्राइव वाला प्रोसेस है वो एंटरप्राइज में नहीं चलता है, वो एसएमबी एनवायरनमेंट में चलता है। हाँ बराबर है। ठीक है, यहाँ आप असेट रूम में ही बैठे हो, असेट आपके पास ही पड़ा है तो अलग चीज है, लेकिन असेट आपके पास है ही नहीं, असेट लग गया है यूजर डेस्क पे और ओएस इंस्टॉल करना है, राइट। सो यहाँ पे दिखा रहा है हमको दैट इट इज WDS लोकल, और कीबोर्ड सिलेक्ट करने को बोल रहा है, सो वील गो विथ डिफॉल्ट। नेक्स्ट बढ़ेंगे। सो क्रेडेंशियल्स मांग रहा है, विल गिव द क्रेडेंशियल्स administrator@sp.com। हम यहाँ पे कोई यूजर पे क्रेडेंशियल्स भी दे सकते हैं। तो एक बार क्रेडेंशियल्स वैलिडेट होंगे फिर आगे बढ़ने देगा। अभी देखो मुझे 5 ओएस बता रहा है, विंडोज 10 भी बता रहा है, सर्वर विंडोज सर्वर 2016 स्टैंडर्ड जीयूआई, डेटा सेंटर कोड, डेटा सेंटर जीयूआई स्टैंडर्ड कोड, ठीक है। सारे ओएसेस बता रहे हैं। मैं विंडोज 10 सेलेक्ट कर रहा हूँ और हम आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। नाउ पार्टीशनिंग करेंगे हम एंड इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। ये मेरा WDS सर्वर से इंस्टॉलेशन चल रहा है। ना मैंने CD डाला ना CD बनाया, कुछ मगजमारी नहीं। नेटवर्क का केबल कनेक्टेड है, नेटवर्क है ही ऑलरेडी, मेरा डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया। सो ये अब हम आजकल यूज नहीं करते हैं एज आई कन्वेड। सो आजकल हम इंट्यून और सिस्टम मैनेजमेंट टूल्स ही यूज करते हैं। ये जब सिस्टम मैनेजमेंट लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशंस को कॉस्टली पड़ता था, या सिस्टम मैनेजमेंट के पहले भी हम इसे यूज करते थे, सिर्फ हमको अगर ओएस डिप्लॉय करना है, हमको सिस्टम मैनेजमेंट के और कोई फीचर्स नहीं चाहिए, सो वी कैन मेक द यूज ऑफ WDS। इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं, हम ड्राइवर्स भी डाल सकते हैं, एप्लीकेशंस भी डाल सकते हैं, आप इमेज को कस्टमाइज भी कर सकते हो आपके अनुसार, वो भी सारे फीचर्स है दैट, बट दैट इज अ डिफरेंट portion completely. That is part of application packaging, yeah. Sorry, Windows imaging. तो ये मेरा मशीन जाकर लैंड होगा स्पेन पीसीस में। अगर संतोष सर, अगर ये हाँ, जैसे कि ये तो जहाँ पे जो बड़े बड़े ऑफिस के अंदर ये सर्वर वगैरह सिस्टम रहेगा तभी हम लोग ये वाला टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग सर्वर ही यूज नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करेंगे? एक तो आपने पहले बताया वो वाला AWS वाला, इंट्यून वाला। हाँ, ओके। और दूसरा कुछ है जो ऑफलाइन हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कैसे, मतलब हम लोग सर्वर थ्रू ऐसे इन हाउस सर्वर से यूज करके कर सकते हैं ऐसा वाला? इन हाउस सर्वर तो ये इन हाउस ही सर्वर हो गया ना, मतलब
नहीं मतलब हम लोग तो सर्वर वगैरह यूज नहीं करते, फिर वो सर्वर एक क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ऐसा होगा। हाँ हाँ, मतलब देखो, अभी वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में क्या लिमिटेशन है वो। सी, अभी इसमें कैसा होता है, ये जो है ना सारी टेक्नोलॉजी फीचर्स दिए हुए हैं, हम्म। ठीक है, अभी उसको यूज करो नहीं करो वो आप पे है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कार ड्राइव करता हूँ, तो मैं ब्लूटूथ का स्पीकर ब्लूटूथ से कनेक्टेड हूँ, अभी वो फीचर यूज करूँ नहीं यूज करूँ वो तो मेरे पास है। उसमें MP3 प्लेयर है, MP3 बजाऊं नहीं बजाऊं वो तो मेरे हाथ में है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, वो उनके पास सर्वर लाइसेंस ही नहीं है, तो यहाँ सर्वर ही नहीं है, तो ये फीचर यूज ही नहीं कर सकते हैं उनको। तो आप अपने करंट एनवायरनमेंट को ट्रेनिंग के साथ मिक्स नहीं करो, दोनों को सेपरेट रखो पहले तो। क्योंकि अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में गए वहां पे ये होगा तो क्या करोगे, यूज नहीं करोगे क्या? नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था कि हाँ, मतलब वो इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हैं, ऐसे ही। नहीं तो नो एनवायरनमेंट में देखो, अभी मैंने वही बताया, यहाँ तो आप यूज करो, पूरा सर्वर खड़ा करो और डिप्लॉय करो। राइट। और अगर सर्वर है ही नहीं तो फिर इंट्यून लो, अभी इंट्यून कॉस्टली सॉल्यूशन है। नहीं, वो तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुनते ही मेरे को पता तो चल ही गया। ठीक है, तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन ये इनबिल्ट फीचर है, यानी आपने सर्वर का लाइसेंस ले लिया 60,000 राइट। 65,000 का स्टैंडर्ड एडिशन, तो उसमें ये फीचर आ जाएगा। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट का इंट्यून ले रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट का इंट्यून का लाइसेंस परपेचुअल है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपको E3 लाइसेंस चाहिए, उसके ऊपर इंट्यून का एड ऑन चाहिए 600-700 रुपए का, यानी इट इज अराउंड 30,000 पर ईयर और 25,000 पर ईयर लाइसेंस पर यूजर। ओके। ठीक है, पर यूजर का कॉस्ट आ जाता है, अगर 100 यूजर्स है तो 2.5 करोड़ का कॉस्ट हो गया साल का, सॉरी 25 lakhs का कॉस्ट हो गया। 25, हाँ। ठीक है, सो वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी होगा। SCCM भी वही सेम टूल है शायद ना? हाँ, SCCM में WDS के भी फीचर्स हैं, WSUS के भी फीचर्स है, और बहुत सारी एनालिटिक्स भी है, रिपोर्टिंग भी है, क्वेरी लैंग्वेजेस भी है, बहुत कुछ है। वो टूल पूरा अलग बड़ा ही है एनवायरनमेंट अपने अपने में, ओके। उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स्ड है। वो सिंगल एंटरप्राइज टूल है जिसमें आप WDS का भी काम कर सकते हो, WSUS का भी काम कर सकते हो, फिर पैकेजिंग का भी काम कर सकते हो। ऐप मतलब अगर आपको कोई एप्लीकेशन पुश करनी है, गूगल क्रोम पुश करना है वो भी कर सकते हो, रिपोर्ट्स देखने हैं वो भी देख सकते हो। इसमें वगैरह रिपोर्ट्स नहीं दिखेंगे आपको, उसमें दिखेंगे कंप्लायंस रिपोर्ट्स दिखेंगे उसमें, इसमें कंप्लायंस रिपोर्ट्स नहीं दिखेंगे। WSUS में दिखेंगे, लिमिटेड दिखेंगे। Just a second, make message download. अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंडिया, इंडिया, ठीक है। Yes. We go with yes, US keyboard, we'll skip this। ये सारे जो हम बाकी विंडोज 10 में करते हैं वही है।
डमी आंसर्स दे दिए मैंने बिकॉज इट इज माई लैब मशीन। लोकेशन और फाइंड माई डिवाइस डिसेबल कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ उसे, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फिर से एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मेरा लोकल प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है यूजर का। ठीक है, इसको क्रिएट होने देते हैं। मीनवाइल हम लंदन डीसी पे चलते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी में देखते हैं ये मशीन आया कि नहीं। ठीक है, सो हम एक्टिव डायरेक्टरी में चलेंगे। यहाँ पे मैं स्पेन पीछे सेलेक्ट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो आया नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर्स में चलते हैं, यहाँ पे भी नहीं आया है। ओके, वेट करते हैं, इसको आने देते हैं ऊपर, अब होने देते हैं। सो हमारा मशीन अप आ गया है। ठीक है, अभी हम इसका होस्ट नेम चेक करेंगे पहले। राइट, सो होस्ट नेम आया डेस्कटॉप हाइफन OTGCEGV और इसको हम चल के देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे तो नहीं आया। स्पेन पीसी में सिलेक्ट तो किया था, फिर क्यों नहीं आया? में ऐड नहीं हुआ, हाँ, डोमेन में ऐड नहीं हुआ इसलिए नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरा भी दिमाग ही नहीं चल रहा। चलो ऐड करते हैं इसको। हाँ, नहीं, अभी तो ये यहीं भी जाएगा। हाँ, यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से ज्वाइन नहीं करवाया था लगभग। चेक लाइन पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल था, वो हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है अटेंडेंट, इसलिए वो ज्वाइन नहीं हुआ है। अभी इसके अलावा हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इमेज, मल्टीकास्टिंग कर सकते हैं, इसको डिसेबल कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके हम डिफाइन कर सकते हैं डिटेल्स, प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं। राइट, वर्जन कौन सा इमेज का वर्जन क्या है, इंटरनल नेम क्या है, फिल्टर्स अगर कुछ डाले हैं, यूजर परमिशंस अगर दी है आपने किसी यूजर को। ठीक है, यूजर वाइज भी हम परमिशन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पे प्री स्टेज में भी डिवाइस ऐड कर सकते हैं। हमको GUID चाहिए, उसका OU चाहिए, डिवाइस ग्रुप और नेम। सो ये प्री स्टेज में ऐड हो जाएगा। अगर कोई पेंडिंग डिवाइसेस पड़े हैं, मल्टीकास्ट ट्रांसमिशन कोई चल रहे हैं, आपने कोई ड्राइवर्स ऐड किए हैं, तो आप यहाँ पे ड्राइवर्स भी ऐड कर सकते हैं जिसको पुश करवा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट deploying OS using your WDS. So that was the WDS chapter. Now I'll open for any questions related to WDS.
कि हर कोई आईपीएल में बिजी बैठा है।